everyone, welcome to Learning Spot by Mehak. So today we are going to start NTA UGC NET series जिसमें हम daily 50 most important questions cover करेंगे पेपर 2 कॉमर्स के for 2023 and 2024. ठीक है, I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. ठीक है. Now, first question is microenvironment does not include political stability, public, कस्टमर या सप्लायर. तो अगर हम बात करें माइक्रो एनवायरनमेंट की, माइक्रो में हम इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, जहां पे इंडिविजुअलिटी आ जाती है. और मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें तो वहां पे हम इकोनॉमी एज अ होल को देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल यूनिट को अफेक्ट करते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इकोनॉमी को एज अ होल अफेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे पब्लिक, कस्टमर एंड सप्लायर जो है वो इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट को भी अफेक्ट करेगा. तो ये हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है. बट जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो एक तरह से मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है जो कि इकोनॉमी एज अ होल को अफेक्ट करेगा. ठीक है. So the microenvironment in marketing include all those micro factors that affect business strategies, decision making and performance. ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आ जाएंगी, माइक्रो फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि बिजनेस स्ट्रेटजी, डिसीजन मेकिंग और हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगी. ठीक है. Micro factor do not affect all the businesses in the industry in the same manner. Means वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, ना कि हमारे जैसे और बिजनेसेस जो इकोनॉमी में है उसको अफेक्ट कर रहा है. ठीक है. The reason is that every business is different in size, capacity, financial resources, human resources and overall strategies. Political stability is not included in the micro environment. ठीक है, political stability जो है वो एक मैक्रो का पार्ट है, क्योंकि माइक्रो एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल यूनिट को जो चीजें अफेक्ट करें. ठीक है, जहां पे हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी. ठीक है, हमारे जैसे जितने भी बिजनेसेस हैं, ठीक है, हमारी इंडस्ट्री में उन सबको अफेक्ट करेगी. ठीक है. Now next question is the economic system based on the principle of free enterprise, capitalist, socialist, mixed or none of the above. अभी यहाँ पे कैपिटलिस्ट की अगर बात करें, कैपिटलिस्ट में जो मेजर डिसीजन मेकिंग पावर है, प्राइस जो सेट करता है, वो हमारे ज्यादातर बिजनेस यूनिट्स ही करते हैं, इंडस्ट्रीज करते हैं. और सोशलिस्ट में हमारा जो मेजर डिसीजन मेकिंग है किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है. और मिक्स में हमारा जो बिजनेस यूनिट और गवर्नमेंट दोनों का ही कंट्रोल रहता है सारे बिजनेस यूनिट्स पे. तो जहां पे प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंटरप्राइज की बात आती है तो हमारा आंसर आएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है. तो capitalism is an economic system that is characterized as a free market. ठीक है, जहां पे free market and as there is a absence of government intervention in the economy. capitalist economy वो होती है जहां पे government का interference जो है बहुत ही कम होता है. ठीक है, और this system is free to determine the demand, supply and prices of the product. Their main aim is to earn the higher profit. उनका मेन हमारा जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है. सोशलिस्ट में हमारा जो है पब्लिक वेलफेयर होता है, और मिक्स्ड में हमारा पब्लिक वेलफेयर और प्रॉफिट मेकिंग दोनों ही हमारा मोटिव होता है. ठीक है. In an earlier economic system, the USA, UK, Germany, Japan, Singapore are all the example of capitalist economy, जहां पे कंट्रोल जो है एक तरह से बिजनेस यूनिट्स का ही रहता है. ठीक है, उसे हम फ्री मार्केट बोलते हैं और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है बट बहुत कम होता है. ठीक है. Now next question is dash is the difference between the time of introduction of a product in one country and the time when producer in another country start producing it.
ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ पहले ही, इमिटेशन गैप इसका आंसर है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि मतलब क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज यूएसए में कोई एक न्यू प्रोडक्ट आया है, न्यू इनोवेशन किया उन्होंने, जो कि जिसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, और वो उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट करने वाले हैं, मींस द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इन वन कंट्री। ठीक है, बट इंडिया में सिमिलर प्रोडक्ट उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज से उस इनोवेशन को कॉपी करना स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब वो द टाइम व्हेन द प्रोड्यूसर इन अनदर कंट्री स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, मतलब उनके एक्सपोर्ट करने से पहले ही इंडिया में एक तरह से वो क्या करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मींस जब तक वो कॉपी करेंगे तो दूसरी कंट्री में से जो प्रोडक्ट है, जैसे यूएसए में जो प्रोडक्ट है, उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, मतलब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया इंडिया में वही प्रोडक्ट, ताकि जो न्यू प्रोड्यूसर है वो एक तरह से सेटअप होने में थोड़ा उसे टाइम लगेगा, उससे पहले ही वो अपना प्रोडक्ट जो है हमारे इंडियन मार्केट में सेटअप कर ले। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इमिटेशन गैप। ठीक है, the lag existing between the appearance of new products and the introduction of their substitutes by the foreign producer. ठीक है, means the new product जो है उसकी appearance जो है वो already है। ठीक है, but उसके जो substitute जो है वो foreign producer एक तरह से introduce करने वाले हैं। ठीक है, इस gap को हम बोलते हैं imitation gap. Imitation gap describes an advantage enjoyed by the country that introduces new goods in the market. Means एक तरह से इसका एडवांटेज किसको मिलता है, जिन्होंने ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है मार्केट में, जैसे यूएसए की मार्केट। ठीक है, अभी यहाँ के प्रोड्यूसर जो है उसका सब्स्टिट्यूट निकाले और मार्केट में सेटअप हो, उससे पहले ही वो कंट्री क्या करेगी, अपना प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगी उनके सेटअप होने से पहले। एंड द कंट्री विल एंजॉय द कंपैरेटिव एडवांटेज एज वेल एज द टेम्पररी स्टेट ऑफ मोनोपोली until other countries have achieved the ability to imitate the new well. ठीक है, मतलब न्यू प्रोडक्ट को वो सेटअप करने से पहले वो अपना प्रोडक्ट पहले ही एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे यूजीसी के लिए। Now next question is, which statement is correct with regard to dumping in the international market? तो ऑप्शंस पढ़ने से पहले हम डंपिंग का मतलब समझते हैं कि डंपिंग क्या होता है। जैसे सपोज एक प्रोड्यूसर है, सपोज मैं हूँ। ठीक है, मैं अपनी मार्केट में एक तरह से वो प्रोडक्ट सिर्फ मेरे पास है और मैं हाई प्राइजेस पे अपने इंडिया की मार्केट में वो सेल कर रही हूँ। ठीक है, बट जब मैं वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करती हूँ इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहां पे उसके ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट्स हैं। ठीक है, तो अगर मुझे वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेटअप करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइजेस थोड़े कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डंपिंग का मतलब क्या है कि मैं अपने मार्केट में, अपनी कंट्री में हाई प्राइजेस पे प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ और इंटरनेशनल मार्केट में वही प्रोडक्ट लो प्राइसेस पे सेल कर रही हूँ, ताकि मैं उस मार्केट में compete कर पाऊं बाकी जो बिजनेसमैन हैं, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ compete करने के लिए। ठीक है, तो अभी ऑप्शंस रीड आउट करते हैं। A monopolist prefer dumping in order to develop new trade relation abroad. तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मोनोपोलिस्ट यही प्रेफर करता है ताकि न्यू ट्रेड रिलेशन बन पाए। मोनोपोलिस्ट रिजॉर्ट टू डंपिंग बाय एक्सपेंडिंग देयर इंडस्ट्री, वो अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड कर रहा है बाय एक्सपोर्टिंग। ठीक है, अ मोनोपोलिस्ट डंप हिज प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू फाइंड अ प्लेस इन द फॉरेन मार्केट, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। So dumping in the international market is a price discrimination in which an exporter firm sell a portion of its output in the foreign market at very low price and the remaining output at the high price in the home market. ठीक है, I think अभी आपको ये इसका dumping का meaning clear हो गया होगा। And it is the sale of goods abroad at a price that is lower than the selling price of the same goods at the same time in the
same circumstances at home, and a monopolist dump his product in order to find a place in the foreign market, and monopolists resort to dumping by expanding their industry. Now, next question is the theory of reciprocal demand in international trade explains the international trade in terms of changes in demand and supply, फैक्टर एंडोमेंट, लेबर प्रोडक्टिविटी और नन ऑफ दीज. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझने से पहले हम समझते हैं कि रेसिप्रोकल डिमांड क्या होती है और थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड का क्या मतलब है. रेसिप्रोकल डिमांड का मतलब है इज अ म्यूचुअल डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज. ठीक है, शोन ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. मतलब म्यूचुअल डिमांड मींस सेम कंट्री के साथ मतलब एक तरह से हमारी एक अच्छे रिलेशंस है जहां पे हम इंपोर्ट भी करते हैं गुड्स और एक्सपोर्ट भी करते हैं गुड्स. ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आएगा चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई. तो अभी समझते हैं कि रेसिप्रोकल डिमांड क्या है. द थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड वाज propounded by J.S. Mill. According to him, reciprocal demand means relative strength and elasticity of demand of two trading country for each other's product in terms of their own product. means यहाँ पे एक तरह से दो कंट्रीज के बीच में कैसा रिलेशन है. ठीक है, डिमांड को लेके जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे कैसी उसकी डिमांड है और जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे उसकी कैसी डिमांड है. ठीक है, क्या डिमांड और सप्लाई है. और यहाँ पे स्टेबल रेशो, हम एक्चुअल रेशो जो इसकी होती है स्टेबल रेशो होती है, जिसका मतलब क्या होता है, द रेशो विल बी स्टेबल व्हेन द वैल्यू ऑफ ईच कंट्रीज एक्सपोर्ट इज just enough to pay for its import. means जितना हम import कर रहे हैं और उतना ही हम export करें ताकि जो भी import का पैसा है हम पे कर पाए. ठीक है, तो इसका आंसर है चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई. तो ये एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेटेड मींस दो कंट्रीज के बीच में आपस में कैसा स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है. ठीक है, फॉर ईच अदर्स प्रोडक्ट. ठीक है, next is dash is not included in the method of foreign direct investment. तो options है horizontal foreign direct investment, tax holidays, करंट बैलेंस और नन ऑफ दीज. ठीक है, तो इसका आंसर है जैसे टैक्स हॉलीडेज भी इंक्लूड होता है. ठीक है, मेथड है, करंट बैलेंस भी मेथड है, बट जो हॉरिजॉन्टल एफडीआई है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मेथड नहीं है. ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग ओनरशिप इन द बिजनेस इन वन कंट्री बाय एन एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री. मींस हम जो है इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंट्री के किसी बिजनेस में. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर टू ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सिमिलर टू दोज द कंपनी प्रोड्यूसेस एंड मैन्युफैक्चर इन इट्स डोमेस्टिक मार्केट. ठीक है, हॉरिजॉन्टल एफडीआई का मतलब होता है हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज की ओवरसीज में. ठीक है, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल because the company duplicates its business activities of its country in different countries. means वो हमारी जैसे हमारी कंट्री में कोई कंपनी है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रही है और वही प्रोडक्ट और सर्विसेज वो दूसरी कंट्री में जाके मैन्युफैक्चर कर रही है. मींस वो वहां पे किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रही, वो जस्ट क्या कर रही है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को डुप्लीकेट कर रही है. मींस वो वही एक्टिविटीज यहाँ पे भी कर रही है और दूसरी कंट्री में जाके भी वो मैन्युफैक्चर कर रही है प्रोडक्ट और सर्विसेज. ठीक है, and this type of FDI arises because it is expensive to serve the overseas market by export because of transportation cost और trade limitations and barriers. और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी ज्यादा हो, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं वही प्रोडक्ट अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करके, ठीक है, तो एक्सपेंसिव पड़ता है हमें फॉरेन मार्केट में जाके. तो हम हॉरिजॉन्टल
एफडीआई करते हैं कि वहीं पे जाके प्रोडक्ट और सर्विसेज मैन्युफैक्चर करें। तो ये एक तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मेथड नहीं है, ठीक है, ये एक तरह से बिजनेस एक्टिविटीज हम अपनी बढ़ा रहे हैं। Now next question is, the items undertaken to maintain balance of payment is known as, first option is accommodating items, autonomous items, visible items and invisible items। तो हमारा बैलेंस BOP होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हम विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स की बात करें, विजिबल आइटम्स का मतलब होता है जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं हम फिजिकल गुड्स की, जैसे कि जूट, ठीक है, कोई भी फिजिकल गुड जिसे हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इनविजिबल आइटम्स हमारी होती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, शिपिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है। और ऑटोनोमस आइटम्स हमारी होती हैं जितनी भी हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो गई जो कि इंटरनेशनल लेवल पे की जाती है, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव के लिए, ठीक है। और अकोमोडेटिंग आइटम्स हमारी होती हैं जितनी भी हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है उसकी वजह से अगर डेफिसिट होता है या सरप्लस होता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसे करेक्ट करने के लिए वो जो ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की जाती है आरबीआई के द्वारा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा अकोमोडेटिंग आइटम, जो कि यूज होता है टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो accommodating item refers to the transaction that are undertaken to cover the deficit or surplus in autonomous transaction, ठीक है। Such transaction are determined by the net consequences of autonomous transaction. These items are also known as below the line items, ठीक है। accommodating items को हम below the line items भी बोलते हैं, जो कि करेक्ट करता है हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। Now next question is the establishment of IMF International Monetary Fund and IBRD International Bank for Reconstruction and Development is the outcome of, first option is Ministerial Conference, second Bretton Woods Conference, third Multinational Corporation, डी नन ऑफ दी अबव। इसका तो करेक्ट आंसर हमारा है ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो एक तरह से ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है उसे हम यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, जहां पे टोटल हमारी गैदरिंग हुई थी 44 नेशन के डेलीगेट्स की, ठीक है। और ये एक तरह से ब्रिटन वुड में हुई थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में दो मॉनेटरी सिस्टम एस्टेब्लिश किए गए, आईएमएफ एंड आईबीआरडी, ठीक है। और ये मीटिंग हुई है हमारी 1944 में, ये कॉन्फ्रेंस थी। और वहां पे ये दो जो मॉनेटरी सिस्टम्स है वो एस्टेब्लिश किए गए, और ये ऑपरेशनल कब से हुए, 1946 से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग में से, इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। Now next question is, which international organization is able to deal with rules and regulation of trade amongst the different countries of the world, ठीक है। मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज द वर्ल्ड बैंक, थर्ड इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ट्रेड की बात हो रही है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो बेसिकली इसका जो काम है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संभालती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन पढ़ के आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। World Trade Organization is
the only global international organization dealing with the trade rules between the nations, and foreign institutional investors, non-resident Indians and persons of Indian origins are allowed to invest in the primary and secondary capital market in India through the portfolio investment scheme. ठीक है, जितने भी हमारे foreign investors हैं, non-resident Indians हैं, इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है उन्हें अलाउड है इन्वेस्ट करना इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया, ठीक है, थ्रू द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम. इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू सुपरवाइज एंड लिबरलाइज वर्ल्ड ट्रेड. ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई? ताकि एक तरह से वर्ल्ड ट्रेड को सुपरवाइज किया जा सके और थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्ट्रिक्ट है उसे एक तरह से लिबरलाइज किया जा सके. ठीक है, and the World Trade Organization is the successor to the General Agreement on Tariffs and Trade, which means that वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले ट्रेड की जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो कौन संभालता था? हमारा गैट. ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. ठीक है, ये एक तरह से कन्वर्ट हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में. Now next question is how profits and losses are shared among the partners in the absence of an पार्टनरशिप अग्रीमेंट. तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो हम +1 से करते आ रहे हैं. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट पार्टनर जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे. ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग. ठीक है, सो थैंक यू. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक.